जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इस खाकी बैच में दोस्तों हम विश्व के भूगोल को दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं और इस पर दोस्तों हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और अभी तक दोस्तों आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों जीरो से स्टार्ट की है हमने ज्योग्राफी को। अभी तक दोस्तों इसकी केवल एक ही वीडियो हुई है और अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों ये विश्व का भूगोल का दोस्तों हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। जहाँ से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था वहीं से दोस्तों क्लास आपकी पुनः स्टार्ट होगी, क्योंकि दोस्तों हमने आप लोगों से वादा किया है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आने से पहले हम इस बुक का दोस्तों आपका पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि सभी प्यार दोस्त क्लास में आ सकें और लाइव क्लास में अपना इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल समान अध्ययन की बुक का रिवीजन कर सकें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स भी बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास को यहीं से ऑफ किया था तो आज हम दोस्तों वहीं से क्लास को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली कक्षा में अन्य ग्रहों के बारे में हमने जाना था, तो आज हम दोस्तों जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। हालांकि दोस्तों हम आप लोगों को बेसिक कवर करवा चुके हैं, बेसिक बता चुके हैं, और अभी तक आप लोगों ने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति दोस्तों कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है और दोस्तों इसे सभी ग्रहों का गुरु भी दोस्तों कहा जाता है। सभी ग्रहों का दोस्तों गुरु भी कहा जाता है। कौन से ग्रह को दोस्तों? बृहस्पति को। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह सूर्य से दूरी के दृष्टि से पांचवा तथा आकार में दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपसे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और आप आसानी से आंसर बता देते हैं कि बृहस्पति ग्रह है। लेकिन जब कभी भी दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए कि सूर्य से दूरी की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है या पांचवा ग्रह कौन सा है, तो आप दोस्तों बृहस्पति को बताएंगे। तो आपको दोस्तों ये भी क्रम भी याद रखना है। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस को गलत करते हैं। हमें क्वेश्चंस को आता भी है दोस्तों, हमें पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, फिर भी हम उसे दोस्तों एग्जाम में गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को दोस्तों जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और जल्दबाजी में ही दोस्तों क्वेश्चन से गलत होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को हमेशा जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, हमेशा आराम से पढ़ें। 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाए वो ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि सूर्य से दूरी की दृष्टि से पांचवा ग्रह कौन सा है। आपको दोस्तों सभी ग्रहों के क्रम भी आने चाहिए, सभी ग्रहों के आपको क्रम भी पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था ग्रहों के क्रम के बारे में, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ सभी ग्रहों का क्रम याद रख लेना। तो पांचवा ग्रह कौन सा है आप सभी को पता होना चाहिए कि बृहस्पति जो है दोस्तों वो सूर्य से दूरी की दृष्टि से पांचवा ग्रह है, और वह आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और यह बृहस्पति सभी ग्रहों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति के पास स्वयं की दोस्तों रेडियो ऊर्जा होती है और इस प्रकार यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है। आप चाहो तो दोस्तों बृहस्पति को तारा भी हम कह सकते हैं, और इसमें तारे जैसी और ग्रह जैसे गुण दोस्तों इसमें विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी तक ज्ञात बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? 79 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है, जिसमें से दोस्तों यूरोपा, गैनीमीड, लो कैलिस्टो दोस्तों ये 3 दोस्तों प्रमुख उपग्रह हैं। किसके हैं दोस्तों? बृहस्पति के। पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये बनता है, इम्पोर्टेंट है कि आपसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट किया, पूछा है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बृहस्पति का। चंद्रमा किसका उपग्रह है? आपको पता होना चाहिए चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है। जो गैनीमीड का दोस्तों नाम कई बार एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा गया है, प्रैक्टिस चार्ट उठा के देख लीजिएगा आप लोग। और वैसे ही दोस्तों आपको लो कैलिस्टो और यूरोपा ये दोस्तों और 2 प्रमुख आपके उपग्रह हैं जो कि बृहस्पति के ही हैं। इनके भी दोस्तों आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड।
क्लियर। चलिए, कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, इस ग्रह का आयतन, किसका दोस्तों, बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का आयतन दोस्तों पृथ्वी के आयतन से कितना गुना अधिक है, 1300 गुना अधिक है। 1300 गुना अधिक है दोस्तों किसका आयतन, बृहस्पति का। किसके आयतन से, पृथ्वी के आयतन से दोस्तों 1300 गुना अधिक है। और सौर मंडल में इस ग्रह की घूर्णन गति दोस्तों कैसी है, सर्वाधिक है। घूर्णन गति यानी कि इसके घूमने की जो गति है दोस्तों वो दोस्तों सर्वाधिक है। और इस ग्रह को लघु और सौर तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन बन जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी आपके लिए रहता है आने वाले एग्जाम के लिए। एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, बताइए लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है, या लघु सौर तंत्र किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लघु सौर तंत्र जो है यह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएंगे, मैं 2-4 बार क्वेश्चन को रिपीट इसलिए करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई बात आपके कानों तक पहुँचे। जब 2-3 बार वो आवाज़ आपकी रिपीट होगी तो वो आपको दोस्ती ऑटोमेटिक वो चीज़ याद रहेगी। और यदि आप कॉपी पेन साथ रख के बैठे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे द्वारा दिया गया एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। जैसे कि आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप डैश करके लिख सकते हैं बृहस्पति को। तो ये पॉइंट क्या है, नोट करने वाली चीज़ है। और आपको जो लगे कि हाँ ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है, भले ही मैंने ना बताया, यदि आपको लगता है वो भी चीज़ें आपकी नोट की जाती हैं कॉपी में। इससे कहते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के नोट्स बनाना। अब वैसे छापने को तो आप पूरी बुक ही छाप दें, ये नहीं होता। नोट्स में क्या चीज़ होती है कि हम उन्हीं प्रश्नों को नोट्स बनाते हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि ये आपका लघु सौर तंत्र है, आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए करें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आप बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब इसके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, अगला दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के दोस्तों प्रमुख अभियान किए गए, प्रमुख प्रक्षेपण किए गए हैं, कब किए गए हैं और किस संस्था द्वारा किए गए हैं, और उस अभियान का दोस्तों क्या नाम दिया गया। चलिए, तो उसी प्रकार दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट दोस्तों दिया गया पायोनियर 10। पायोनियर 10 एक अभियान था जो कि दोस्तों 1972 में इसको भेजा गया था। ये नासा, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसके द्वारा इसको भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों दूसरा भेजा था वायोजर 2, 1977 में किसने, नासा ने ही भेजा था। उसके बाद थर्ड दोस्तों अभियान भेजा गैलीलियो अभियान, 1989 में नासा के द्वारा ही भेजा गया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने चौथा न्यू हॉरिजन अभियान भेजा 2006 में नासा की संस्था द्वारा। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना 5वां अभियान 2011 में प्रक्षेपण किया नासा एजेंसी के द्वारा। और नासा दोस्तों कहाँ की एजेंसी आपको पता होगी, अमेरिका की। लेकिन इसरो कहाँ की है, काफ़ी लोग तो इसरो को दोस्तों अमेरिका कर देते हैं। इसरो कहाँ की दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने भारत की है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों क्या है, इसरो है। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, नासा है। याद रखिएगा, भारत का इसरो है। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए, अगला दोस्तों ग्रह आ जाता है आपका शनि। शनि दोस्तों एक ग्रह है, और ये शनि जो है दोस्तों ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए दोस्तों, ग्रहों का क्रम हमेशा याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा ग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो आप बृहस्पति बताएंगे, और यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा उस टाइम शनि। क्या बताएंगे दोस्तों आप, शनि जो है दोस्तों वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह के उपग्रहों की यदि आपसे संख्या पूछ दी जाए किसके, शनि ग्रह की, तो आपको बतानी 82 है। जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो दोस्तों किसके हैं, शनि के हैं, 82 उपग्रह। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, किस ग्रह का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार दोस्तों बुध ग्रह के समान जैसा है। जिस प्रकार दोस्तों बुध ग्रह दिखता है ठीक उसी के समान दोस्तों शनि का भी उपग्रह है, और जिसका नाम दोस्तों टाइटन है, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है दोस्तों फोबे नामक उपग्रह शनि के विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके हम दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चंस वो कह सकते हैं। एग्जामिनर यदि आपको यहाँ से फंसाना चाहे तो आपको फंसा सकता है। एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि शनि की विपरीत दिशा में कौन सा उपग्रह परिक्रमण करता है।
आपको यदि इस उपग्रह का नाम पता होगा तो तब तो आप इसको आसानी से जवाब दे दोगे, और पता नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, आप उसको गलत करोगे या तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमण करने वाला एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है फोबे। फोबे उपग्रह जो होता है वो शनि की दोस्तों विपरीत अपोजिट साइड दिशा में दोस्तों चक्कर लगाता है। शनि के दोस्तों चारों ओर वलय या दोस्तों छल्ला पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है, ये कोई ग्रह है और इसके ओर दोस्तों चारों ओर वलय ये दोस्तों घूमता रहता है छल्ले टाइप का, तो वो क्या है दोस्तों, वलय बोलते हैं उसको। और शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है दोस्तों, वलय है, जिसकी संख्या दोस्तों 7 है। और यह वलय जो है दोस्तों ये बर्फ और चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है वलय? बर्फ और चट्टानों से बना हुआ है। और वलयों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 7 है। कितनी है दोस्तों? 7। ये भी मत भूल जाइएगा, वलयों की संख्या दोस्तों कितनी है शनि के? 7 है। क्लियर? चलिए, शनि ग्रह की भी दोस्तों कई प्रमुख अभियान किए गए हैं दोस्तों ये नासा संस्था के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इन्होंने दोस्तों पायोनियर 11 किया था 1973 में प्रक्षेपण नासा द्वारा। वायोजर 2 अगस्त 1970 में किया नासा के द्वारा। वायोजर 1 भी दोस्तों सितंबर 1970 में किया था नासा द्वारा। और कैसनी जो है 1997 में भी नासा के द्वारा ये प्रमुख अभियान शनि ग्रह के लिए किए गए थे। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों ह्यूजेन। इन्होंने एक अभियान दोस्तों स्टार्ट किया था ह्यूजेन 1997 में, जो कि दोस्तों यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था 1997 में। और इसके बाद दोस्तों ड्रैगन फ्लाई प्रस्तावित 2026 के लिए दोस्तों इन्होंने प्रस्तावित किया है। यह नासा ने किया है कि यह दोस्तों शनि ग्रह पर अपना ड्रैगन फ्लाई अभियान करेगी 2026 में। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ड्रैगन फ्लाई जो आपका शनि अभियान है, शनि ग्रह के लिए अभियान किया गया है, ड्रैगन फ्लाई इसका नाम दिया गया है। ये नासा ने दोस्तों 2026 इसकी डेट को प्रस्तावित किया है कि 2026 को हम ड्रैगन फ्लाई अभियान चलाएंगे शनि ग्रह के लिए। क्लियर? चलिए, अगला ग्रह आता है दोस्तों बुध। बुध के बारे में हम आप लोगों को कल कई बेसिक जानकारियां मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बता दी थी, उसी में दोस्तों आपका बुध भी आता है। बुध के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि बुध के एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, सभी को पता होगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बुध जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे निकटतम किसके? सूर्य के। कौन सा ग्रह है? बुध है। बिल्कुल ईजी पॉइंट। चलिए, अगला है इस ग्रह पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। किस ग्रह पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? आपका बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस ग्रह का परिक्रमण काल दोस्तों 88 दिन सबसे कम है। देखिए आपसे एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है हमेशा। देखिए एग्जामिनर की यदि आप मन की बात जान गए तो आप अपने मन से क्वेश्चन समझ बनाने लगोगे और क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। हमेशा जब भी कोई भी बुक का आप रिवीजन करें या कोई भी आप किसी बुक को यदि आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमेशा दोस्तों उस बुक को गहराई से पढ़ें। जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बार बोलोगे, वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा बार याद आएंगी। जैसे कि आपको यहाँ से एग्जामिनर आपके लिए क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। देखिए सुनिएगा, आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। क्या पूछेगा? परिक्रमण काल आपसे पूछ सकता है। अब देखिए आपने यहाँ से थ्योरी मान लो क्लास पढ़ ली कि इस ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन सबसे कम है और पढ़ते पढ़ते चले गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर यदि आपने दिमाग लगा लिया कि इसमें कह रहा है कि सबसे कम, यानी कि भाई सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ये हमारे मन में दोस्तों ख्याल आते क्वेश्चन कि हमसे एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। तो सबसे कम दोस्तों परिक्रमण काल किसका है? आपको पता होना चाहिए कि बुध ग्रह जो है उसका सबसे, हाँ मैंने किताब में पढ़ा था कि बुध ग्रह का सबसे कम है 88 दिन है परिक्रमण काल। तो ऐसे दोस्तों आप क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों इस ग्रह का तापांतर, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर अन्य ग्रहों की तुलना में। बुध ग्रह का दोस्तों जो टेम्परेचर है वो यदि अन्य ग्रहों की तुलना में देखा जाए तो दोस्तों सर्वाधिक है। सर्वाधिक क्यों है? मान लेते हैं एग्जामिनर यदि आपसे क्वेश्चन, एग्जामिनर तो खैर मान लो नहीं पूछेगा, मान लो मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, इसमें आपने मान लो ये पढ़ा कि इस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं इसको। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसका तापांतर जो यानी कि टेम्परेचर है इसका अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक क्यों है, कम क्यों नहीं है इसका सर्वाधिक टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य का दोस्तों भाई टेम्परेचर जो है दोस्तों बहुत हाई है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा आता है दोस्तों? बुध आता है।
तो जब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यही तो कहा है कि अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक होंगे, क्योंकि दोस्तों वरुण को देखो तो वरुण दोस्तों सबसे अंत में आ जाता है। सूर्य से अधिकतम दूरी किस ग्रह की है, वरुण की है। मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, आपको नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वरुण दोस्तों सबसे दूरी पर, तो उस पर दोस्तों टेम्परेचर सबसे कम होगा वरुण ग्रह पर। अब जैसे बुध आया, अब बुध पर दोस्तों क्या, क्योंकि बुध ये दोस्तों सूर्य के बाद बुध ही है, तो बुध पर दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों टेम्परेचर है। तो इसी कारण दोस्तों अन्य ग्रहों की तुलना में बुध पर सर्वाधिक टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बस इतना है आपको बताना है। चलिए अगला पॉइंट है, इसका तापमान दोस्तों दिन में लगभग 430 से 450 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में दोस्तों लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रात्रि के समय मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगला है दोस्तों, बुध ग्रह का अब तक का कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। दोस्तों बुध ग्रह का कोई भी दोस्तों अभी तक कोई भी उपग्रह ज्ञात नहीं किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न आता है, अगला पॉइंट है दोस्तों शुक्र। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे कि शुक्र ग्रह क्या है दोस्तों। शुक्र क्या है दोस्तों, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि शुक्र के बाद आता है दोस्तों पृथ्वी, तो यानी कि कैसा है, शुक्र के सबसे निकटतम हो गया। तो यह ग्रह दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम है शुक्र, और ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र जो है दोस्तों सर्वाधिक गर्म ग्रह है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, क्योंकि दोस्तों इस पर टेम्परेचर जो है लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्योंकि बुध के बाद दोस्तों आपका शुक्र आता है, क्योंकि बुध के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक, शुक्र आ जाता है तब। तो इसलिए दोस्तों सर्वाधिक गर्म ग्रह है, जिस पर दोस्तों टेम्परेचर लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों कहा है कि इस ग्रह का घूर्णन, घूमने और चक्कर दोनों की गति जो है लगभग दोस्तों कैसी है, समान है। शुक्र ग्रह दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। इसके फलस्वरूप शुक्र ग्रह पर सूर्योदय दोस्तों कहाँ पर होता है, पश्चिम दिशा में होता है, वेस्ट साइड में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। अगला पॉइंट है, इस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास, घनत्व, आकार और व्यास लगभग दोस्तों कैसा है, पृथ्वी के समान है। तभी तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र को। क्यों पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? मान लो आपसे कोई भी मौके क्वेश्चन पूछ दे, मान लो आपसे टीचर ही आपका ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि पृथ्वी की बहन इसे क्यों कहते हैं शुक्र को। और भी ग्रह हैं उनको भी तो कह सकते थे, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के एक तो सबसे निकट है, निकट होने के साथ साथ शुक्र का घनत्व, उसका आकार, उसका व्यास लगभग पृथ्वी के समान है, यानी कि पृथ्वी के जैसा ही है। तो जब पृथ्वी के जैसा ही है तो उसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का अब तक कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कर चुका है दोस्तों, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पर दोस्तों सौर मंडल के किसी भी ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं और इसकी संख्या लगभग 16,000 है। हालांकि इनमें से अधिकांशतः दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में हैं, यानी हम बोल सकते हैं सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो आपके शुक्र ग्रह पर स्थित हैं। अगला आता है दोस्तों, प्रमुख देशों के शुक्र मिशन की सूचियां दी गई हैं कि किस देश ने किसके द्वारा अभियान चलाया गया, कब, किस वर्ष द्वारा, किस संस्था के द्वारा। दोस्तों शुक्र मिशन आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा पहला चला था, मैरिनर 1962 से 1974 में। पायोनियर वेनस 1 चलाया 1978 में, पायोनियर वेनस 2 चलाया, मैगलन चलाया 1989 में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने द पिंसी प्लस है, ये आपका प्रस्तावित किया है लेकिन इन्होंने अभी तक डेट नहीं दी है। वेरिटस है, ये भी दोस्तों आपके प्रस्तावित है लेकिन अभी इनकी कोई भी डेट नहीं आई है। रूस ने दोस्तों 2 किए हैं, वेनेरा और वेगास। वेनेरा किया था 1967 से 1983 में और वेगास आपका 1985 में। रोसकॉसमॉस ये वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। आपकी अंतरिक्ष एजेंसियां भी पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए, रोसकॉसमॉस। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, जक्सा, याद रखिएगा। ये 2015 में दोस्तों इन्होंने आकाशचुंबी अभियान किया था। भारत का देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, भारत का क्या दोस्तों, भारत का
अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो। मैंने आपको बताया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका दोस्तों शुक्रयान भेजेगा। शुक्रयान कब भेजेगा? देखिए अभी आपका चंद्रयान-3 भेजा, चंद्रयान-3 भेजा ना 2023 में, अब 2024 में आपका दोस्तों शुक्रयान जाएगा। अभी आपका आदित्य-11 भेजा था, आपका सूर्ययान जो हुआ था ये भी 2023 में हुआ, लेकिन 2024 में आपका दोस्तों भारत जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों शुक्रयान भेजेगा, शुक्र ग्रह पर भेजेगा। कब भेजेगा? 2024 में। तो याद रखिएगा आने वाली 2024 आपके लिए दोस्तों क्या है? शुक्रयान भेजा जाएगा 2024 में। जिस प्रकार 2023 में चंद्रयान-3 भेजा गया, ठीक वैसे ही दोस्तों शुक्रयान भी दोस्तों 2024 में तैयार होगा। यूरोप में दोस्तों आपका वेनस एक्सप्रेस इन्होंने भेजा था 2005 में, जहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है ESA। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों क्या है? यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा किसका उपग्रह है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखाई पड़ता है? देखिए दोस्तों आकाश में हम जब भी दोस्तों रात्रि के समय देखते हैं, जब हमें चंद्रमा दिखाई देता है तो हम चंद्रमा का क्या पूरा भाग देख लेते हैं? आपको लगता है कि हाँ आज तो चांद पूरा निकला है तो मैंने तो आज चंद्रमा को पूरा देख लिया भाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चंद्रमा का दोस्तों कभी भी पूरा नहीं देख सकते हैं। हमें चंद्रमा का जितना भी हम भाग देखते हैं वो दोस्तों 59% देखते हैं, केवल 59% भाग हमें दिखाई पड़ता है, बाकी का दोस्तों हमें नहीं दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। हालांकि दोस्तों ये पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन दोस्तों इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना है दोस्तों? 1/6। कितना दोस्तों? याद रखिएगा 1/6 गुना है। कितना दोस्तों? 1/6 है। ये भी दोस्तों कहा जाता है कि यदि देखिए आप जब हम लोग किस पर रहते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी से दोस्तों हम जब चंद्रमा की ओर देखते हैं तो हमें दोस्तों क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। और चंद्रमा से हमें जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? पृथ्वी दिखाई देती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब हम चंद्रमा से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें दोस्तों चीन की महान दीवार दिखाई देती है। हल्की सी दोस्तों इसमें समझ में आती है पृथ्वी में कि ये चीन की महान दीवार है, क्योंकि दोस्तों वो सर्वाधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। तो ये दोस्तों कहा जाता है। हालांकि दोस्तों अभी इस पर मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन आपका किताबों के हिसाब से देखा जाए, किताबी ज्ञान जो इसमें कहा गया है कि चंद्रमा से यदि हम पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें दोस्तों चीन की महान दीवार दिखाई पड़ती है। बाकी का आप रिसर्च गूगल वगैरह से भी कर लीजिएगा तो आपका दोस्तों डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों मोन्स ह्यूजेन। मोन्स ह्यूजेन दोस्तों एक पर्वत का नाम है जो कि चंद्रमा का सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 18,046 फीट है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधे से भी अधिक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो उसके आधे से भी अधिक है। तो यानी कि मोन्स ह्यूजेंस जो पर्वत है वो दोस्तों वो चंद्रमा का सबसे लंबा पर्वत है। और चंद्रमा पर दोस्तों देखा जाए तो वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण दोस्तों इसके धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। देखिए चंद्रमा पर दोस्तों देखिए, हालांकि मैं तो गया नहीं हूँ भाई चंद्रमा पे, तो मैं आपको बता दूँ, हालांकि दोस्तों जैसा मुझे जानकारी है, किताबी ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जानकारी जो भी मिलेगी मेरे को, सटीक जानकारी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। पूर्णतः वायुमंडल नहीं कह सकते कि हाँ वहाँ पर वायुमंडल है, जीवन है। जीवन तो दोस्तों मुश्किल ही नहीं बल्कि वहाँ पर नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अक्सर दोस्तों उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC के एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आया था, कहा जाता है कि यदि चंद्रमा पर, यदि मान लेते कि यदि चंद्रमा पर कोई विस्फोट होता है तो क्या वो हमें पृथ्वी पर सुनाई देगा या नहीं? बताइए आप लोगों को, बताइए आप लोगों को भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यदि चंद्रमा पर कोई भी दोस्तों भयानक विस्फोट होता है तो क्या हमें पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई देगी? जी नहीं, नहीं सुनाई देगी। इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपके SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। यानी कि दोस्तों चंद्रमा पर यदि कोई भी विस्फोट होता है, चाहे आपका परमाणु बम दग जाए वहाँ पे, चाहे हाइड्रोजन बम दग जाए, चाहे उल्का पिंड वहाँ पर गिर जाए, आपको पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इसमें कहा कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वायुमंडल की कमी है, जिसके कारण उसके जो धरातल पर यदि दो व्यक्ति आपस में खड़े होकर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा से दोस्तों पृथ्वी की दूरी लगभग आपकी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी लगभग है। और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो देखी जाए तो आपकी 3,63,300 किलोमीटर है। और
उपभू तथा पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी जो देखी जाए तो वो 40,05,500 किलोमीटर को अपभू कहते हैं। उपभू और अपभू। अगला है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रमा जो है दोस्तों वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो है दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा यानी पृथ्वी का जो चक्कर है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बताइए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में कंप्लीट करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है? सिसलूनर कहलाता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और आपके लिए नया क्वेश्चन भी है। आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी यानी बीच का अंतरिक्ष का जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो वो उसे हम दोस्तों सिसलूनर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिसलूनर कहते हैं। जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। कहते नहीं भैया कि आज भाई ब्लू मून निकलने वाला है, तो आप कहेंगे क्या ब्लू मून? तो आप क्या समझेंगे? नीला चांद निकलेगा। जी नहीं भाई, नीला चांद नहीं निकलेगा, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। क्योंकि एक कैलेंडर के यानी कि हम बोल सकते हैं सीधा सा फंडा आपको बता दूं कि एक महीने में जब भी आपकी 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, देखो एक होता है आपका पूर्णिमा, दूसरी होती है अमावस्या। यानी कि आपका पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा निकलता है? पूरा निकलता है, बिल्कुल जैसा आपका एक थाली होती है ना, थाली के समान दोस्तों हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है पूर्णिमा के समय। और अमावस्या के समय क्या होता है? चांद छिप जाता है, अंधेरा अंधेरा रहता है। पूर्णिमा के दिन आपकी चंद्रमा रात होती है, पूरा चंद्रमा आपको थाली के समान दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि जब एक महीने में आपकी 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद निकलता है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू मून। आप आसानी से किसी से भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो आप आपस में देखिए, आपस में क्वेश्चन को डिस्कस किया करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पूर्णिमा कब पड़ रही है। अब जैसे मान लेते हैं आपके घर में आपकी जो भी फैमिली है, जब भी पूर्णिमा पड़े तो आपको पता चाहिए कौन सी पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ गई, यानी कि दूसरी पूर्णिमा को कौन सा चांद निकलेगा? ब्लू मून दोस्तों चांद निकलेगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी लोग जो है ना क्वेश्चन को गलत करते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं? सूर्य और चंद्रमा में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में मैं आपको आज डिस्कस कर देता हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को देखिए कंसंट्रेट होकर हमेशा पढ़ा करें। कहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, किसके बीच? यहाँ पर दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, केवल सूर्य और चंद्रमा के बीच की बात हो रही है। कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, कौन आएगी? पृथ्वी कहाँ पर आएगी? आपके बीच में। किसके बीच में आएगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों जब पृथ्वी आ जाती है तो उस समय दोस्तों हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण उस समय पड़ता है। आपका एक चंद्र ग्रहण होता है, दूसरा आपका सूर्य ग्रहण होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सूर्य ग्रहण के बारे में भी। अभी चंद्र ग्रहण को समझिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आपकी पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आपकी पृथ्वी रहेगी तो उस समय का काल आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा के जो काले धब्बे वाले क्षेत्र को हम दोस्तों शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। आप लोग पृथ्वी से जब भी हम चंद्रमा की ओर देखते हैं तो चंद्रमा में दोस्तों हमें काले काले से डॉट डॉट से दोस्तों धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे क्या हैं? वो आपके शांति सागर कहलाते हैं। शांति सागर कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं उन्हें। अगला पॉइंट है दोस्तों, चंद्र ग्रहण दोस्तों हमेशा किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। यहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण और आपका अमावस्या के जो आपका अमावस्या होती है दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें चांद कैसा दिखाई देता है? छिप जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने दोस्तों 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। किसने रखा दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग ने। हालांकि दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग के साथ में एक और वैज्ञानिक गए थे जिनका नाम है एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ये दोनों साथ साथ चंद्रमा पर गए थे, लेकिन जो पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था वो थे दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कहलाएगी।
लेकिन दोस्तों जो एडविन एल्ड्रिन थे, कहा जाता है कि इन्होंने दोस्तों चंद्रमा की सतह पर मल त्याग किया था, हम बोल सकते हैं मूत्र किया था इन्होंने दोस्तों चंद्रमा की सतह पर इन्होंने मूत्र किया था एडविन एल्ड्रिन ने, ये भी कहा जाता है। चंद्रमा में दोस्तों परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में दोस्तों 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में दोस्तों 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के दोस्तों भूपर्पटी पर ऑक्सीजन और सिलिकेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं ना कि चंद्रमा पर वायुमंडल का क्या है दोस्तों, अभाव है। चंद्रमा के दोस्तों भूपर्पटी पर ऑक्सीजन और सिलिकेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रमुख देशों के द्वारा चंद्र अभियान की सूची, जिन्होंने दोस्तों अपना अभियान किया है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आपका हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 दोस्तों मिशन कंप्लीट किया है। तो देखिए पहला हुआ था लूना 1, जो कि सोवियत संघ ने किया था, 1959 में इसको लॉन्च किया था। चंद्रमा का पहला सफल उड़ान, सफलता इन्हें हासिल हुई थी। उसके बाद दोस्तों रेंजर 7 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के द्वारा 1964 में दोस्तों इस अभियान को सफल अभियान हुआ और पहली बार अमेरिका ने चंद्रमा का नज़दीक से फोटो भी प्राप्त किया था रेंजर 7 मिशन द्वारा। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सर्वे योर फर्स्ट 1966 में दोस्तों इन्होंने मिशन तैयार किया, जो कि अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा की सतह का चित्र प्राप्त किया। अपोलो 11, जिसमें आपके एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग गए थे, जो आपका पहला मानव चंद्र अभियान था। मानव चंद्र अभियान इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों इसमें आपके 2 मानव गए थे, आपके नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने दोस्तों चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कहलाए नील आर्मस्ट्रांग, जिनका मिशन था अपोलो 11 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा 1969 में दोस्तों इन्होंने हासिल किया। अगला आता है दोस्तों हितैन जो है दोस्तों, ये जापान का दोस्तों है। 1990 में दोस्तों इन्होंने इस अभियान को किया, क्योंकि जापान का पहला चंद्र अभियान था हितैन। तो जापान का जो पहला चंद्र अभियान था उसका नाम क्या था दोस्तों, हितैन। इन्होंने कब किया था, 1990 में। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका स्मार्ट वन दोस्तों आपका कहाँ का है दोस्तों, ये आपका यूरोप का है। इन्होंने दोस्तों 2003 में यूरोप का पहला चंद्र अभियान किया। चैंग-1 दोस्तों चाइना का नाम सुनते ही आप सब समझ गए होंगे, चैंग-1। इन्होंने दोस्तों 2007 में चीन का दोस्तों पहला चंद्र अभियान था, उन्होंने पहला चंद्र मिशन अपना सफल किया। बेयर सीट दोस्तों ये इजराइल का चंद्र मिशन था, जो कि 2019 में असफल रहा है, जो कि इजराइल का दोस्तों पहला चंद्र अभियान था, जिसमें दोस्तों इन्हें असफलता हासिल मिली इजराइल को, जिसका नाम था बेयर सीट। एक बेयर सीट दोस्तों इनका मिशन था, जिन्होंने 2019 में दोस्तों इजराइल ने पहला चंद्र अभियान भेजा, जो कि दोस्तों असफल रहा। इसके बाद दोस्तों भारत ने दोस्तों अपना चंद्रयान 2 भेजा। देखिए चंद्रयान 2 कब भेजा था, 2019 में, जो कि भारत का दोस्तों सफल चंद्रयान रहा। और आपका जो चंद्रयान 3 है, इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। चंद्रयान 3 से संबंधित चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सारे दोस्तों वीडियोज़ में आपका बना चुका हूँ। आप लोग मिशन चंद्रयान 3 एक वीडियो पड़ा हुआ है, जाके दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियो का लिंक यदि आपको चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मिशन चंद्रयान 3, उसको आप देख लीजिएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित या चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 से संबंधित सारे मिशन दोस्तों आपके उसमें दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो सारे आपके उसमें बताए गए, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगले ग्रह है हमारा अरुण को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस। तो इसकी चर्चा जो है हम दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की जो क्लास का समय दोस्तों हो चुका है, तो आज की जो क्लास का समय लगभग आपका आधे घंटे की क्लास रही, क्योंकि दोस्तों समझाने में दोस्तों थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी ये बुक दोस्तों जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और आप लोगों के दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप रीजनिंग की और हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा, तो दोस्तों आपके पास जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आपकी दोस्तों रीजनिंग की क्लास जो मैं आप लोगों को बताया नहीं अभी आप लोगों से, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो आपकी रीजनिंग की बुक है, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल, यूपी पुलिस के लिए जो रीजनिंग की बुक तैयार की, मैं उसका भी दोस्तों सॉल्यूशन जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और RS अग्रवाल की जो आपकी बुक है उसका भी दोस्तों पूरा एक एक सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन उसका भी दोस्तों लेकर आने वाला हूँ। वो बुक भी दोस्तों आपकी कंप्लीट करवाऊंगा और ये भी बुक कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन ये बुक क्यों नहीं कंप्लीट करवा पा रहा हूँ अभी भी, इसका एक मेन कारण है, वो आपको दोस्तों नेक्स्ट डे कम्युनिटी पोस्ट में बातें पता चल जाएंगी कि आपको कि आपकी रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास क्यों नहीं ला रहा हूँ। आपको दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज में डाल दूंगा कि इस कारण से दोस्तों आपकी क्लास नहीं आ पा रही है, लेकिन वो आपकी क्लास जल्दी दोस्तों आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट डे हम आपका
इससे स्टार्ट करेंगे। यूरेनस, अरुण पढ़ाएंगे, अरुण ग्रह के बारे में जानेंगे कि अरुण ग्रह क्या है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसको हम यूरेनस कहते हैं, अरुण कहते हैं, जो कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये सारी चर्चा दोस्तों आपसे हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी समय रात 8 बजे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा। जो लोग आज क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा कि रात्रि को 8 बजे होने वाली क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अपना हमेशा दोस्तों ऐसी प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सपोर्ट करते हो ना तो एक अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जब मोटिवेशन मुझे मिलता है तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।